Good morning, students. We are going to study history of class 10th, chapter 1st, section 2nd, the making of the nationalism in the Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण. In previous online classes, we have studied the utopian vision of Frederick Saville. What we understand by the nation states and nationalism. What we understand about the modern state. When first clear expression of nationalism come, as we have studied, that first clear expression of nationalism came in the French Revolution. Steps taken by French revolutionaries to create the collective identity or nationalism in the people of France. We also studied the Napoleonic Code or the Civil Code of 1804 or the reaction of people in the conquered region of the France. What was the reaction of people about the Napoleonic rule or about the French rule in the conquered region of France? We have to study the making of nationalism in Europe. First, we have to see what was the condition, political condition of Europe in mid-18th century. When we see the political condition of mid-18th century Europe, there were no nation state in Europe in mid-18th century. The today's Germany, Switzerland, Italy, this is a nation state, were divided into a small ruling units like duchies, kingdoms and cantons. आज का जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो एक राष्ट्रीय राज्य है, उस समय मिड 18th सेंचुरी में एक छोटे छोटे शासन इकाइयों में बटे हुए थे, जैसे कि कैंटन्स, किंगडम्स एंड डकीज. इन छोटे छोटे शासन इकाइयों में, रूलिंग यूनिट्स में जो लोग रहते थे, जो पॉपुलेशन होते थे, उनमें किसी तरह की कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और उनके कॉमन कल्चर भी नहीं थे. न तो उनके बीच किसी तरह की सामूहिक पहचान थी और न ही उनकी संस्कृति एक जैसी थी. ये अलग अलग रीजन से आते थे, इनकी संस्कृति अलग अलग थी, ये अलग अलग भाषाएं बोला करते थे, ये अलग अलग जातीय समूह, इतनिक ग्रुप के भी हुआ करते थे. अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर. हैब्सबर्ग एम्पायर को एग्जाम्पल के रूप में देते हैं तो हम ये देखते हैं कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल करता था इस समय, या अलग अलग रीजन्स और अलग अलग पीपुल के मिलने से बना था. यानी कि डाइवर्स रीजन और डाइवर्स पीपुल के मिलने से ये हैब्सबर्ग एम्पायर बना था. इसमें अल्प्स का टायरोल रीजन शामिल था, दूसरे तरफ बोहेमिया था, वेनेशिया था, लोम्बार्डी था, सुडेंटलैंड था. अब यहाँ देखा जाता है अलग अलग रीजन्स तो हुए, इन अलग अलग रीजन्स में देखा जाता है तो बोहेमिया में लोग जर्मन लैंग्वेज यूज करते थे, जर्मन भाषा बोलते थे. दूसरी तरफ लोम्बार्डी और वेनेशिया की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ के लोग इटालियन भाषा बोलते थे, इटली की भाषा बोलते थे. तो इस तरह से इनके एक तो भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग थे, अलग अलग क्षेत्रों के मिलने से बने थे, तो दूसरी तरफ इनमें समानता नहीं थी, भाषा की भी समानता नहीं थी. ऐसे स्थिति में इस तरह के पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बीच, इस तरह के डाइवर्सिटीज और डिफरेंसेस के बीच पॉलिटिकल यूनिटी का सेंस डेवलप होना संभव नहीं. राजनीतिक एकता इनमें उत्पन्न होना संभव नहीं था. अगर इन डिफरेंट ग्रुप्स में अगर कोई सिमिलरिटी था, किसी तरह की कोई समानता अगर थी,
तो वह अपने एम्पेयर, अपने सम्राट के प्रति निष्ठा थी। एलिजियंस टू द एम्पेयर, ये जो एलिजेंस टू द एम्पेयर थी, यही एक समान भावना थी। चूंकि जिस समय की ये हिस्ट्री है, जिस समय की हिस्ट्री का हम स्टडी कर रहे हैं, इस समय किंग के डिवाइन पावर की बात होती थी, राजा के दैवी सिद्धांतों के बारे में लोग जानते थे, राजा के दैवी सिद्धांतों का लोग पालन करते थे, जिसमें ऐसा माना जाता था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में है और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें सम्मान दिया जाता था। स्टडी द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास अबाउट टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वन वाज द एरिस्टोक्रेसी and other was a new section of society emerged that time due to industrialization, that was the middle class. Aristocracy was dominant class of Europe socially or politically. In 18th century, socially or politically, the aristocracy was the dominant class of Europe. 18वीं शताब्दी के मध्य में सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोप का जो श्रेष्ठ वर्ग था समाज का, वह एरिस्टोक्रेसी था। जो पावरफुल क्लास था सोसाइटी का, वह एरिस्टोक्रेसी था। ये जितने भी एरिस्टोक्रेटिक पीपुल थे, इन सबों की जीवन शैली एक तरह की थी। भले ही लैंग्वेज के आधार पर उनमें डिफरेंसेस हो सकता था, रीजन्स के आधार पर डिफरेंसेस हो सकते थे, वे यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में रहा करते थे, लेकिन कॉमन वे ऑफ लाइफ के कारण ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो कि इनमें जो क्षेत्रीय विभाजन था, अलग अलग क्षेत्रों में जो इनका रहना होता था, उन क्षेत्रीय विभाजन से कहीं ये ऊपर उठ जाया करते थे। They owned estates in countryside and town houses. दूसरी सिमिलरिटी इन एरिस्टोक्रेटिक पीपुल में थे यह थी कि इन सभी जितने भी एरिस्टोक्रेटिक पीपुल थे, सबों का गांवों की तरफ जागीर थे, बड़े बड़े भूमि के टुकड़े थे इनके पास, तो दूसरी तरफ शहरों में सभी का घर हुआ करता था। यह भी एक इनकी सिमिलरिटीज थी। डिप्लोमेटिक कंसर्न के लिए, डिप्लोमेटिक बेनिफिट्स के लिए ये प्राय फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे, तो कहीं ना कहीं से भाषा के आधार पर भी इनमें एक समानता हुआ करता था। ये अलग अलग रीजन में होते थे, लेकिन ये आपस में मैरिज टाई के द्वारा रिलेटेड थे। एक एरिस्टोक्रेटिक पीपुल अपना विवाह, अपना मैरिज रिलेशन दूसरे एरिस्टोक्रेटिक पीपुल के यहां ही किया करता था, चाहे वो एरिस्टोक्रेटिक पीपुल यूरोप के जिस पार्ट में हो। जैसे इसका सिंपल एग्जाम्पल भी है, लुई 16 फ्रांस का था, मैरी एंटोनेट जो इसकी किंग थी ऑस्ट्रिया की थी। दोनों एरिस्टोक्रेटिक पीपुल थे और दोनों दो रीजन में होते हुए भी दोनों के बीच दोनों ने मैरिज रिलेशन किया था, मैरिज रिलेशन दोनों के अंदर था। नेक्स्ट, दे वेर पावरफुल बट न्यूमेरिकली ए स्मॉल ग्रुप। शक्तिशाली तो ये थे, तरह तरह की शक्तियां थी, ये जमीनों के मालिक थे, सोशली पॉलिटिकली स्ट्रांग थे, लैंग्वेज के आधार पर भी ये श्रेष्ठ थे, डोमिनेंट थे, लेकिन ये संख्या में काफी कम थे। इस समय मिडिल 18th सेंचुरी में संख्या अगर ज्यादा थी किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, तो वह पीजेंट्री था। पीजेंट की संख्या ज्यादा थी, पीजेंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब लैंड होल्डिंग, लैंड अरेंजमेंट की अगर हम बात करते हैं, भूमि की व्यवस्था क्या थी, एग्रीकल्चर की व्यवस्था क्या थी, फार्मिंग के कंडीशंस क्या थे, तो वेस्ट में, यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में लैंड्स जो थे वह स्मॉल ओनर्स और टीनेंट्स के द्वारा फार्म किए जाते थे, कल्टीवेट किए जाते थे। छोटे छोटे कृषक थे
जिनके पास अपनी लैंड प्रॉपर्टी थी वह कल्टीवेशन करते थे, वह फार्मिंग करते थे। तो दूसरी तरफ टीनेंट्स, जिन्हें हिंदी में पट्टेदार कहा जाता है, यानी कि ये बड़े बड़े जमींदारों से लैंड रेंट पर लेते थे और लैंड का रेंट पे करते थे और उस पर जो कल्टीवेशन में जो प्रोडक्शन आता था उसका बेनिफिट इन्हें मिलता था। अगर हम ईस्ट और ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट की बात करते हैं तो ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में लैंड अरेंजमेंट दूसरे तरह था। यहाँ पर लैंड बड़े बड़े स्टेट्स में बटे हुए थे और इन स्टेट्स में सर्फ के द्वारा फार्मिंग या कल्टीवेशन कराया जाता था। सर्फ भूदास, भूमि पर काम करने वाले मजदूरों को, लेबरर्स को सर्फ कहा जाता था और इस सर्फ के माध्यम से ये वर्क, फार्मिंग का काम, कल्टीवेशन का काम कराया जाता था। अबाउट द न्यू मिडिल क्लास, हाउ दिस मिडिल क्लास डेवलप्ड इन द यूरोपियन सोसाइटी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन and industrial production. A new social class developed in the European society that was known as commercial class. Really, late 18th century में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, एक नई घटना थी। प्रोडक्शन के रीजन में काफ़ी तेजी आई। पहले से प्रोडक्शन हाथों के द्वारा चल रहा था, लेकिन अब प्रोडक्शन मशीनों की सहायता से शुरू हुई और इस घटना को इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब घटना घटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जब शुरू हुआ, तो इस स्थिति में सोसाइटी में एक नए क्लास, जिसको कॉमर्शियल क्लास के नाम से जाना गया, व्यवसायिक वर्ग के नाम से जाना गया, इनका भी इमर्जेंस हुआ। टाउन्स का भी इमर्जेंस हुआ और साथ साथ कॉमर्शियल क्लास का इमर्जेंस हुआ। चूंकि इस कॉमर्शियल क्लास का इमर्जेंस मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कारण हुआ था और इसलिए इनका जो आधार था, इनका जो अस्तित्व था, मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मार्केट पर निर्भर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, जैसा कि क्लास 8 में भी पढ़े हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़े हैं, बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। पहले ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, लेकिन यूरोप के ही दूसरे पार्ट, जर्मनी और फ्रांस की जहां तक बात आती है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां लेट आया और लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में हुआ। इन सभी जगहों पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सोसाइटी में कुछ नए क्लास डेवलप हुए। ये नए क्लास जो इस समय इमर्ज हुए या डेवलप हुए, वह मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। इसमें वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो चेंजेस आए सोसाइटी में, कुछ लोगों का इनकम बढ़ा, कुछ लोग एडुकेटेड हुए और इस कारण से एक नया मिडिल क्लास डेवलप हुआ। कुछ लोग जो पूंजी कमा के पूंजी एकत्र कर लिए, उन्होंने इंडस्ट्रीज खोला, बिजनेस सेटल किया। कुछ लोगों ने एजुकेशन लिया, उनका एक अलग वर्ग बन गया। हालांकि इस समय तक ये नए सोसाइटी में नया क्लास तो डेवलप हुआ, लेकिन इनकी संख्या अभी भी काफी कम थी। इस नए क्लास में उस समय जो आते थे, जो सेक्शंस आता था सोसाइटी का, वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, ये सभी इस नए मिडिल क्लास में आते थे। नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद। 19th सेंचुरी में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म गहरे रूप से क्लोजली रिलेटेड था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म के साथ। यानी कि 19th सेंचुरी में उदारवाद गहरे रूप से राष्ट्रवाद के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरी तरह यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद जो था गहरे रूप से उदारवाद से जुड़ा हुआ था।
नेशनलिज्म लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ था, या लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी जो थी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई थी। जहां तक लिबरलिज्म वर्ड का, लिबरलिज्म का अर्थ है, लिबरलिज्म क्या है, तो एक लैटिन वर्ड लीवर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस लीवर का अर्थ होता है फ्री, स्वतंत्र। लिबरलिज्म का हिंदी उदारवाद होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति लीवर, लैटिन लीवर वर्ड से हुआ है, और जिस लीवर का अर्थ होता है स्वतंत्र। इस समय जो सोसाइटी में न्यू मिडिल क्लास डेवलप हुए थे, वो जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरफ कर चलते हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबरल्स थे उनके डिमांड्स को अगर देखते हैं तो उनका यह मांग था इंडिविजुअल इक्वलिटी और साथ ही फ्रीडम बिफोर द लॉ और फ्रीडम फॉर ऑल इन फ्रंट ऑफ लॉ। यानी कि इनका दो मांग इस समय था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और सबके लिए समान कानून की मांग कर रहे थे, समान विधि व्यवस्था की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ ये नए जो मिडिल क्लास जो लिबरल्स थे वह कुछ और डिमांड्स कर रहे थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ कॉन्सेंट से चुनी हुई सरकार की डिमांड कर रहे थे। कॉन्सेंट से चुनी हुई सरकार की जगह अगर बात करते हैं तो यह प्रजातांत्रिक सरकार की तरफ इशारा करता है। सबों के सहमति से, सिर्फ राजाओं या कुछ खास लोगों के सहमति से नहीं, बल्कि पूरी जनता की सहमति से चुनी हुई सरकार की ये डिमांड कर रहे थे। लंबे समय से सोसाइटी में जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेज आ रहे थे, कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार दिया गया था, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कि सोसाइटी के दो स्टेट, फर्स्ट स्टेट कैलर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटीज होते, उन्हें ये प्रिविलेजेस दिया गया था। तो इस प्रिविलेजेस के एबोलिशन का, इस प्रिविलेजेस को समाप्त करने का डिमांड कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट के लिए, रूल को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे, और साथ ही रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, यानी कि संसदीय प्रणाली के द्वारा प्रतिनिधि सरकार की ये मांग कर रहे थे। तो ये सोसाइटी में जो न्यू मिडिल क्लास इस समय, जो न्यू मिडिल क्लास और यह कह सकते हैं कि जो नए लिबरल क्लास डेवलप हुए थे, इनकी यह डिमांड थी। अब इस सेक्शन के जो नेक्स्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं, इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिए